हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 7 जून को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। मेनली जो आज आर्टिकल आए हैं द हिंदू में आए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है हेल्थ रेगुलेशन नीड अ बेस टू टॉप अप्रोच। इस आर्टिकल में हम हेल्थ रेगुलेशन से रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे और इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए वे फॉरवर्ड के बारे में बात करेंगे। पूरा एक मेंस का अच्छा सा क्वेश्चन प्रिपेयर किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है बिजार जजमेंट। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से। इस आर्टिकल में हम यूसीसी वर्सेस पर्सनल लॉ के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश की, उन्होंने एक जजमेंट दिया है रिलेटेड टू स्पेशल मैरिज एक्ट, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। पूरा बैकग्राउंड से लेकर के जो जजमेंट है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी, या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस भी सर्च कर सकते हैं और डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है हेल्थ रेगुलेशन नीड्स अ बेस टू टॉप अप्रोच। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 हेल्थ पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत ब्रिलियंट आर्टिकल आया हुआ है। बहुत सारी मैगजीन आप पढ़ते होंगे, लेकिन उन मैगजीन्स में भी इतने अच्छे पॉइंट्स नहीं दिए होते हैं जितना इस आर्टिकल में दिए हुए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं हाईलाइट करूंगा, उसे आप नोट्स में भी लिख सकते हैं। आर्टिकल काफ़ी अच्छा है। इस आर्टिकल में हम क्या क्या बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ रेगुलेशन से रिलेटेड कंसर्न्स की, इश्यूज़ की। इसके जो कंसर्न और इश्यूज़ हैं उसके पीछे के रीज़न, वजह को समझेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कि इन इश्यूज़ को फिक्स कैसे किया जा सकता है, इन कंसर्न को एड्रेस कैसे किया जा सकता है। तो आपको मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस तरीके का, एक्सप्लेन द issues in a health regulation in India and suggest some measure to address these issues। इस तरीके से आ सकता है। दूसरा आपको स्टेटमेंट दे सकता है हेल्थ रेगुलेशन नीड अ बॉटम अप अप्रोच कमेंट, या फिर थोड़ा रोमांटिसाइज करके भी पूछ सकते हैं। टू डिलीवर अ सर्विस विच इज़ पीपल सेंट्रिक, accessible, affordable and universal to all, we need a approach which is bottom up in health regulations। इस तरीके से पूछ सकता है। तो इस तरीके से आपको अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली एक प्राइवेट नियोनेटल केयर नर्सिंग होम जो कि न्यू दिल्ली में है, वहाँ पर एक फायर इंसिडेंट हुआ है जिसमें छोटे बच्चों की जान गई है। ये इंसिडेंट मई के लास्ट वीक में हुआ था और इस समय जो इलेक्शन फीवर था वो सर चढ़कर बोल रहा था। तो आप समझ सकते हैं इलेक्शंस के बीच में अगर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना चाहती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का ब्लेम गेम शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी बीजेपी पे, कांग्रेस आम आदमी पार्टी पे, इस तरीके के ये जो एक्यूजेशंस हैं, ब्लेम गेम हैं, ये चालू हो गए। दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में अलग ही इशू है। जब भी कुछ भी इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट है वो केंद्र सरकार पे आरोप लगा देती है, केंद्र सरकार दिल्ली पे आरोप लगा देती है, और अगर कुछ नहीं हुआ तो दिल्ली सरकार जो है एलजी पे आरोप लगा देती है। तो ये ब्लेम गेम काफ़ी समय से चल रहा है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी पर फिक्स कभी हो ही नहीं पाती। अगर आप मीडिया की बात करें तो इंडियन मीडिया अलग लेवल पर चल रहा है, एक एक्सट्रीम पकड़ के रखा है, चाहे वो लेफ़्ट एक्सट्रीम हो चाहे वो राइट एक्सट्रीम हो। न्यूट्रलिटी ख़त्म हो चुकी है। इंडिया में कमिटेड मीडिया हमें देखने को मिल रहा है। जो हम लोग ब्यूरोक्रेसी के लिए बात करते हैं वही चीज़ हम मीडिया के लिए भी कर सकते हैं कि इंडिया में जो मीडिया है वो पार्शियल है और न्यूट्रल नहीं है। रिपोर्टिंग हुई, जो मीडिया अपने पॉलिटिकल पार्टी जो उसे पसंद है, जिसकी वो आइडियोलॉजी फॉलो करता है, जिसे वो बचाना चाहता है उसको बचाने में लग गए, और जिस पे ब्लेम डालना चाहते हैं उस पे ब्लेम डालने में लग गए। इतना तक करने की कोशिश की गई कि फैक्ट्स गलत दिखाए गए। ये तक कहा गया कि दिल्ली में जितने भी नर्सिंग होम हैं उनके पास लाइसेंस ही नहीं है, वो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद होगा क्या? सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ये प्राइवेट नर्सिंग होम का लाइसेंस को रद्द कर देगी, लेकिन जो लार्जर प्रॉब्लम है हेल्थ रेगुलेशन की, जो हेल्थ रेगुलेशन फेलियर हो रहा है उसको फिक्स नहीं किया जाएगा। और उसी के बारे में हम इस आर्टिकल में बात करेंगे कि क्या क्या जो है
इश्यूज़ हैं हेल्थ रेगुलेशन से रिलेटेड, उन सारे इश्यूज़ पर चर्चा करेंगे। तो फेलियर ऑफ हेल्थ केयर रेगुलेशन, सबसे पहला जो इशू है वो क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस रेगुलेशन। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर 50 से ऊपर जो है अप्रूवल्स की ज़रूरत पड़ती है एक नर्सिंग होम को इस्टेब्लिश करने के लिए, 50 से अधिक अप्रूवल्स की। तो आप समझ रहे हैं कि ये ओवरली एक्सेसिवली रेगुलेटेड सेक्टर है। फिर भी अगर आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफिशियल से, तो वो ये हमेशा बोलेंगे कि प्राइवेट सेक्टर जो है सफिशिएंटली रेगुलेट नहीं हो रहा है हेल्थ सेक्टर में। इस तरीके के स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला जो इशू है वो है एक्सेसिव रेगुलेशन, ओवर रेगुलेशन। नेक्स्ट है अनरियलिस्टिक हेल्थ केयर स्टैंडर्ड। जो नेक्स्ट और सबसे बड़ा इशू है वो है जो हेल्थ केयर स्टैंडर्ड बनाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, वो अनरियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक नेचर के हैं। गवर्नमेंट क्या करती है? क्लोज टू परफेक्ट पॉलिसीज ड्राफ्ट करती है और उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इम्प्लीमेंट करना। इवन जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वो भी इन रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ये इतने हाईएस्ट लेवल के स्टैंडर्ड होते हैं, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब इसे एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट कर लेते हैं। इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड 2007 में रिलीज़ हुआ था। 17 साल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 15 से 18% गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर ही इस स्टैंडर्ड को मीट कर पा रहे हैं। अभी भी 82 से 85% जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स ये स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पा रहे हैं देश में। प्राइवेट सेक्टर को तो हम छोड़ देते हैं, इवन सरकारी जो अस्पताल हैं वो ये स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पा रहे हैं जो कि सरकार द्वारा लाए गए हैं। काफ़ी अनरियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक ये रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। अब इससे होता क्या है, किस तरीके से इससे करप्शन होता है, इसे समझते हैं। अब क्या होगा, मान लीजिए कि मैं लाइसेंस लेना चाहता हूँ। अब मैं लाइसेंस लेना चाहूँगा तो मैं लिस्ट निकालूंगा क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। मतलब ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, अरे यार ये तो नहीं हो पाएगा। इसको करने के लिए कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। छोटा प्लेयर होऊंगा तो मैं बोलूँगा कि मेरे को नर्सिंग होम नहीं चलाना है, छोड़ देते हैं। मैं क्या करूँगा, कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर लूँगा, अपना नर्सिंग होम नहीं खोलूँगा। दूसरा क्या ऑप्शन है, मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं मीडियम प्लेयर हूँ तो ऐसा करता हूँ, शुरू के 4 रेगुलेशन फॉलो कर लेता हूँ, इन 2 रेगुलेशन के लिए पैसे दे दूंगा। ठीक, तो ये 2 रेगुलेशंस या 2 स्टैंडर्ड को पूरा कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, करप्शन करता हूँ। और फिर ऐसे में करप्शन ब्रीड होता है, काफ़ी करप्शन होता है ग्राउंड लेवल पर। और फिर इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो लोग बोलते हैं कि देखो इनके पास लाइसेंस नहीं था, इन्होंने प्रॉपर रेगुलेशन स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किए। तो आप इतने टफ अगर स्टैंडर्ड बना दोगे जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर करप्शन होने के चांसेस रहेंगे। इसलिए ऐसे स्टैंडर्ड बनाइए जो कि मिनिमम हो और सफिशिएंट हो, मिनिमम प्लस सफिशिएंट, इस तरह के स्टैंडर्ड बनाएंगे तो ऐसी इश्यूज नहीं आएंगे और इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होंगे। नाउ नेक्स्ट इशू के बारे में बात कर लेते हैं, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक हेल्थ सेक्टर। सरकार के द्वारा अलग अलग स्टैंडर्ड फॉलो किए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए अलग और पब्लिक सेक्टर जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर है उसके लिए अलग। इसके कारण क्या हो रहा है, लैक ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर का कहना ये है कि 70% ओपीडी के जो पेशेंट्स हैं वो हम डील कर रहे हैं, लगभग 50% इन पेशेंट जो सर्विसेज हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आधी से ज़्यादा जनता हम ट्रीट कर रहे हैं और हमारे साथ ही दुआ भाती हो रही है, हमारे साथ ही डबल स्टैंडर्ड दिखाए जा रहे हैं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है और इवन हमें टारगेट भी किया जा रहा है। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। 2017 में 2 हॉस्पिटल ने ऐसे डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो न्यू बॉर्न बेबी हैं ये डेड हैं, लेकिन वो अलाइव थे। ऐसे मल्टीपल केसेस आपको देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। लेकिन वहाँ क्या होता है, मैक्स टू मैक्स इंक्वायरी बैठाई जाती है। लेकिन इन दोनों जो हॉस्पिटल हैं जो कि काफ़ी बड़े हॉस्पिटल थे उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि लाइसेंस टेम्पररी सस्पेंड किया गया, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर जो सरकार की अप्रोच है प्राइवेट सेक्टर को लेकर, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर को लेकर और पब्लिक हेल्थ सेक्टर को लेकर, दोनों के लिए अलग अलग है। कहीं ना कहीं सरकार को प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर पर ट्रस्ट की कमी है और ये ट्रस्ट दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर है जो इतनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो ईजिली और सस्ती हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है
अगला इशू स्लगिश अप्रूवल प्रोसेस। कई बार जो है अप्रूवल प्रोसेस में महीनों तक लग जाते हैं, महीनों तक डिले हो जाता है। प्रॉपर टाइम पे एप्लीकेशन सबमिट करने के बावजूद भी लाइसेंस नहीं मिल पाता है नर्सिंग होम के लिए क्लिनिक इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट हमारा इशू है वन साइज फिट ऑल अप्रोच। ये वन साइज फिट ऑल अप्रोच क्या है, इसे समझते हैं। प्राइवेट सेक्टर एक होमोजेनस एंटिटी नहीं है हेल्थ सेक्टर के अंदर। इसका मतलब क्या है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स हैं, स्मॉल नर्सिंग होम है, मीडियम साइज हॉस्पिटल्स हैं और लार्ज कॉरपोरेट हॉस्पिटल है। ये सारे ही अलग अलग लेयर्स में लोगों को क्या कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं। जनरली जो लोअर मिडिल और मिडिल इनकम ग्रुप होता है वो कहाँ पर ज़्यादातर डॉक्टरों को दिखाता है, सिंगल डॉक्टर क्लिनिक में जा कर के। ज़्यादा से ज़्यादा नर्सिंग होम में एडमिट हो गए, उससे ज़्यादा अगर इनकम है तो मीडियम साइज हॉस्पिटल में जाते हैं। और जब एकदम रिच क्लास होते हैं तब बड़े बड़े हॉस्पिटल, जैसे दिल्ली की बात करें तो BLK और फोर्टिस हो गया आपका, इसके बाद आपका गंगाराम हो गया, यहाँ पर ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हैं। ये बड़े बड़े हॉस्पिटल हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो जो लार्ज शेयर ऑफ हेल्थ सर्विस है एट फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन कौन से वाले, जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक हैं और नर्सिंग होम हैं। तो इनको क्लियरली इनको सपोर्टिव और फैसिलिटेटरी रेगुलेशन देने की ज़रूरत है, ताकि जो हेल्थ केयर सर्विस है उसकी कॉस्ट को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। अगर इतना ज़्यादा कंप्लायंस बढ़ा दिया जाएगा, जो मैंने आपको बताया था कि अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड बना दिए जाएंगे, तो ये जो छोटे क्लिनिक्स हैं या फिर जो आपके नर्सिंग होम है ये इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और अफोर्ड नहीं करेंगे तो फिर उसे फुलफ़िल नहीं करेंगे और फॉलो नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें इन्हें सपोर्ट देने की ज़रूरत है। अब आगे क्या किया जा सकता है, व्हाट नीड्स टू बी डन, कैसे हम इसको जो हेल्थ रेगुलेशन से रिलेटेड फेलियर है उसको फिक्स कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस इज एसेंशियल एंड जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल स्टेक होल्डर इज एसेंशियल। तो सबसे पहले हमें अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना है। उस अच्छी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सारे स्टेक होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। लेट्स से जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में बात करते हैं, उसको उसके थ्रू समझते हैं कि वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे स्टेक होल्डर ने उनके ऊपर फिक्स नहीं की गई। कैसे नहीं की गई, जब इंसिडेंट हुआ तो हमने कहा कि ये प्राइवेट वालों ने जो है लाइसेंस तो ले लिया, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया, लेकिन इन्हें फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे थे। अरे भाई, फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे थे तो आपने लाइसेंस उनको फर्स्ट प्लेस पे दिया ही क्यों? और जिसने उस लाइसेंस दिया उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। नीचे से लेके हर एक पर्सन पर, जितने स्टेक होल्डर हैं इस प्रोसेस में, सब रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। लेकिन आप क्या करते हैं, सीधे सीधे बोलते हैं कि इनका लाइसेंस रद्द कर दो, ख़त्म कर दो, ताकि जनता जो है शांत हो जाए, और फिर मैटर वहीं के वहीं हवा में उड़ जाता है और लार्जर इशू भी नहीं होता है एड्रेस, जो कि हेल्थ केयर रेगुलेशन से रिलेटेड है। आपने जो अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड बनाए हैं उसके कारण ये कंप्लाई नहीं कर पा रहे, कॉस्ट बढ़ने के कारण कंप्लाई नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले तो ऐसे गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड बनाइए जो कि प्रैक्टिस्ड हो और इम्प्लीमेंटेबल हो, जो कि प्रैक्टिकेबल हो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करने से, ताकि इस तरह के इश्यूज़ ना आए, कंप्लायंस कॉस्ट इतनी ज़्यादा ना बढ़े कि लोग जो है करप्शन करके लाइसेंस ले और प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो ना करें। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसे सिंप्लीफाई करिए, अपने जो स्टैंडर्ड्स आप बनाए हैं उसे रियलिस्टिक करिए और किसी तरह का डिले ना हो, इसलिए ये प्रोसेस को ऑनलाइन करिए। चीज़ें क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट से रिलेटेड। जो स्मॉलर क्लिनिक और नर्सिंग होम है वो इतने बड़े स्टैंडर्ड्स या आइडियलिस्टिक स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर सकते विदाउट एस्केलेटिंग कॉस्ट। ये तो हम जानते हैं, ये अभी मैंने डिस्कस किया। तो हम जो है वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं अपना सकते, इनके लिए हमें अलग स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे। देयर इज़ अ नीड फॉर डिफरेंशियल अप्रोच फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फैसिलिटीज़। सेम वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं हो सकती। आप एक बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल को भी सेम रेगुलेशन फॉलो करने बोल रहे हैं और एक छोटे से नर्सिंग होम को भी सेम रेगुलेशन फॉलो करने बोल रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कंप्लायंस कॉस्ट बहुत हाई हो जाएगी, इसलिए हमें अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए डिफरेंशियल रेगुलेशन लेकर आने की ज़रूरत है। ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, सेकंड सॉल्यूशन
हो जाएगा। फॉर इफेक्टिव अधरेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट शुड ऑल्सो कंसिडर सब्सिडी एंड फंडिंग टू इंक्रीज अधरेशन टू रेगुलेशन। कुछ मिनिमम सेफ्टी तो फॉलो सबको करनी पड़ेगी, जैसे फायर सेफ्टी। अब फायर सेफ्टी सबको फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन कॉस्ट बहुत एस्केलेटेड है। तो ऐसे में जो फायर इक्विपमेंट होंगे उसके लिए स्मॉल प्लेयर को सब्सिडी प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि जो कंप्लायंस कॉस्ट है वो हाई ना हो और ये सस्तों में अफोर्डेबल क्वालिटी, अफोर्डेबल कॉस्ट में हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते रहें। जो छोटे प्लेयर हैं वो मार्केट से बाहर ना हो, प्लस रेगुलेशन जो मिनिमल रेगुलेशन है उसको भी ये क्या कर सके, अधेयर कर सके, फॉलो कर सके। नेक्स्ट क्या है, जब आप रेगुलेशंस बनाएं, डिफरेंशियल रेगुलेशंस बनाएं, तब आपको बॉटम अप अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है। डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जनरली क्या होता है, टॉप टू बॉटम अप्रोच रहती है। ऐसे स्टैंडर्ड्स बना दिए जाते हैं जो कि पॉसिबल ही नहीं होते ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ग्राउंड से इनपुट नहीं लिया जाता है, इसलिए भी ये प्रॉब्लम आती है। तो बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए। नेक्स्ट है, रिस्पॉन्सिबल मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनफैक्ट ये भी कहा जा सकता है कि इनके लिए अलग से गाइडलाइंस बनाने की ज़रूरत है कि इनको ऐसी सिचुएशन में, जैसे नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन में मीडिया को कैसे बिहेव करना है उसकी गाइडलाइंस है, उसी तरीके से इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो मीडिया को किस तरीके से बिहेव करना है, क्योंकि आज की मीडिया टीआरपी के लिए कुछ भी कर सकती है। इसलिए जो वैक्यूम है रेगुलेशन का उसको ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम मीडिया से खुद से उम्मीद नहीं कर सकते कि ये लोग हाईएस्ट स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे रिपोर्टिंग में, खासकर इस तरह के इंसिडेंट्स में। तो रिस्पॉन्सिबल मीडिया के लिए भी गाइडलाइंस लाई जा सकती है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया नीड्स टू प्रमोट सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स अपार्ट फ्रॉम स्मॉल हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड नर्सिंग होम। दिस आर व्हाट deliver primary care and contribute to keeping the cost of healthcare low. Every facility and its doctor need to be supported rather than burdened with excess regulation. क्या कह रहा है कि हमें जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक्स हैं इंडिया को वो प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि आप जो है 100 रुपये में मैक्सिमम 200 या 300 रुपये में इन डॉक्टर्स को दिखा सके और अपने जो प्राइमरी लेवल, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो आप पा सके एकदम लो कॉस्ट में। और जनरली हमारे यहाँ जो सिंगल डॉक्टर क्लिनिक होते हैं, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करें तो वहाँ पर यही चलते हैं। अगर आपको बुखार सर्दी हुई तो कोई भी आदमी ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना चाहता और फिर वो क्या करता है कि मेडिकल जाके दवाइयाँ ले आता है। अगर हम ये नहीं चाहते कि एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस बढ़े, लोग खुद से दवाई खाना बंद करें, तो हमें ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है कि सिंगल डॉक्टर जो क्लिनिक्स है उसे सपोर्ट करिए, ओवर बर्डन मत करिए उसे रेगुलेशन से, ताकि उसकी जो कॉस्ट रहे वो कम रहे और वो अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विस सबको प्रोवाइड कर सके। इन द फायर ट्रेजेडी इन दिल्ली वी शुड नॉट जस्ट ट्रीट द सिम्टम्स बट ऑल्सो एम टू फाइंड द एलिमिनेट द रूट कॉजेस। इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ the need to have simplified and implementable regulation that have been developed with collaboration and coordination of की स्टेक होल्डर। बाय एंड लार्ज अगर इंडिया को जो है ऐसी हेल्थ केयर सर्विस चाहिए जो कि पीपल सेंट्रिक हो, एक्सेसिबल हो, अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, हायर क्वालिटी हो, तो इंडिया को जो रेगुलेशन ड्राफ्ट करने की ज़रूरत है वो बॉटम अप अप्रोच से होना चाहिए, ना कि टॉप डाउन अप्रोच से, और इसको इम्प्लीमेंट नुआंस और कैलिब्रेटेड मैनर में करने की ज़रूरत है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कॉपी कर सकते हैं। यही क्वेश्चन आपको लास्ट स्टेटमेंट आपको मेंस में भी आ सकता है। ठीक है, ये सब कहाँ दिया हुआ है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2000 सर्वे का ये गोल है, और इसको आप पूरा कॉपी पेस्ट कर लीजिए और इसी तरीके से आप अपना आंसर्स भी कंक्लूड कर सकते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल है, होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है बिजार जजमेंट। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस के पर्सपेक्टिव से आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली हम आर्टिकल में UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में जो दिया है उसके बारे में बात करेंगे, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ पर्सनल लॉज वर्सेस यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली
मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने एक बिजार जजमेंट दिया है और उस जजमेंट के जो फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है, जो परिणाम है, उसके बारे में बात की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है मेंस और प्री के पर्सपेक्टिव से। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर इशू किया है, एक रूलिंग दी है, जिसमें उन्होंने इंटरफेथ मैरिज कर रहे कपल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए मना कर दिया है। ये कपल स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर मैरिज को रजिस्टर कर रहे थे और उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी कि आप हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिए, क्योंकि हम इंटरफेथ मैरिज कर रहे हैं और हमारी जान को खतरा हो सकता है। इस केस में अगर हम बात करें तो इस केस में जो लड़का है वो मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम फेथ को फॉलो करता है और जो लड़की है वो हिंदू फेथ को फॉलो करती है और इनके बीच में ये शादी हो रही थी। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर ये शादी की जा रही थी, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस का मानना ये था चूँकि ये शादी वैलिड नहीं है पर्सनल लॉ के हिसाब से, पर्सनल कस्टम के हिसाब से, इसलिए अगर ये रजिस्टर्ड है भी स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर तो भी हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो कि अपने आप में बिजार जजमेंट है। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं। इंडिया में जो मैरिजेस हैं, जो आपके इनहेरिटेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी की सारी पर्सनल कस्टम और लॉ से डिसाइड होती हैं। अगर हम बात करें तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है वो शरियत एक्ट 1937 है, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1955 हिंदू पर्सनल लॉ है। तो ये पर्सनल लॉ से मैरिज को सेलेमनाइज और वैलिड करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की मल्टीपल रूलिंग्स आई है कि जब तक कि आप 7 फेरे नहीं लेते हैं, सप्तांग के बारे में बात करा था हमने एक आर्टिकल में, जब तक आप 7 फेरे अग्नि के सामने साक्षी मानकर नहीं कंप्लीट करेंगे तब तक कि आपकी जो मैरिज है वो वैलिड नहीं होगी। ये सारी चीज़ें कायम में हैं, पर्सनल लॉ के हिसाब से है। लेकिन अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर रहे हैं तो आपको रिचुअल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सेक्युलर एक्ट है। इस एक्ट के अंदर कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से शादी कर सकता है, कोई भी पर्सन एक फेथ का दूसरी फेथ के पर्सन से शादी कर सकता है और उसको जो पर्सनल लॉ के कस्टम्स हैं उसे फॉलो नहीं करना पड़ेगा। एक सर्टेन प्रोसीजर जो SMA एक्ट में दी हुई है उसे फॉलो करना पड़ेगा और उसकी जो मैरिज होगी वो वैलिड करार दी जाएगी। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जनरली क्या होता है, जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल शाहरुख खान और गौरी खान की बात कर लेते हैं, तो शाहरुख खान और गौरी खान की शादी हुई। शादी के बाद भी जो गौरी खान है वो हिंदू धर्म को प्रैक्टिस करना चाहती हैं और वो कर रही हैं। शाहरुख खान नमाज़ पढ़ते हैं और जो गौरी हैं वो गणेश पूजा करती हैं। तो ये चीज़ें शादी के बाद भी कंटिन्यू रह पाए, इसलिए जो है हमने एक सेक्युलर एक्ट लेके आए। अगर हम पर्सनल एक्ट के थ्रू ही ये शादी करते तो इस केस में जो लड़की होती उसे सारे पर्सनल कस्टम फॉलो करना पड़ता लड़के के, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी है। और अगर वो पर्सनल कस्टम फॉलो करती तो उसे कन्वर्ट होने के लिए फोर्स किया जाता कि आप पहले कन्वर्ट होइए और उसके बाद आप ये शादी करिए। तो ये कन्वर्जन को रोकने के लिए एक सेक्युलर एक्ट लाया गया जिसमें इंटरफेथ मैरिजेस को बढ़ावा दिया गया। तो अब क्या होगा, अब SMA एक्ट के अंदर हमें कोई पर्सनल कस्टम को या रिचुअल्स को फॉलो करना नहीं है। आप एक सर्टेन प्रोसीजर फॉलो करिए, आप शादीशुदा हो जाएंगे। इसमें कपल को किसी फेथ में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अगर यहाँ पर लड़का हिंदू समुदाय का होता और लड़की मुसलमान होती तो उस मुस्लिम लड़की को कन्वर्ट होना पड़ता अगर वो पर्सनल लॉ के अंदर शादी कर रही। लेकिन SMA के अंदर, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंदर उसे ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो जजमेंट आया है बिल्कुल उल्टा जजमेंट आया है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है जजेस के द्वारा कि भले ही आपने SMA स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी को रजिस्टर किया हो, लेकिन अगर आप पर्सनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ये शादी वैलिड नहीं हो सकती, इसलिए हम आपको ये जो प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो जजेस हैं उन्होंने कंक्लूड किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जो मुस्लिम मैन है ही कैन नॉट मैरी एन आइडोलेट्रेस और फायर वर्शिपर एंड देयरफॉर सच अ मैरिज वुड बी
इर्रेगुलर। यहाँ पर अगर वो लड़की अपना फेथ नहीं छोड़ रही है तो ये जो मैरिज है ये इर्रेगुलर है, इनवैलिड है, इसलिए हम इसमें प्रोटेक्शन नहीं देंगे। तो ये बहुत ही फ्लॉड जजमेंट आया है। अब इसके जो फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है, कंक्लूजन्स हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू इम्पोज रिलीजियस पर्सनल लॉ ओवर सेक्युलर मैरिज। तो कहीं ना कहीं जो जजमेंट है वो एक अटेम्प्ट है क्या करने का, पर्सनल लॉ को इम्पोज करने का ओवर सेक्युलर मैरिज। पर्सनल लॉ को यहाँ पर सुपीरियर किया है, ओवरराइड कर दिया है पर्सनल लॉ के थ्रू जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, और एंटायर स्पेशल मैरिज एक्ट को सुपरफ्लूअस रेंडर कर दिया है इस जजमेंट में। जबकि ये अदर वे राउंड है, जब भी स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू शादी होगी तो आपके जो पर्सनल लॉ होंगे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर उल्टा जजमेंट दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो अंडरमाइन सुप्रीम कोर्ट एफर्ट टू मूव टूवर्ड्स यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो जजमेंट है इसके कारण सुप्रीम कोर्ट का जो एफर्ट है वो भी अंडरमाइन होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस्टेब्लिश करना चाहता है, और मल्टीपल ऐसी रूलिंग्स दी है सुप्रीम कोर्ट ने, चाहे शाहबानो हो, चाहे सरला मुदगल केस हो, इन सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश की है। और ये आज के पॉलिटिकल अगर डिबेट की बात करें, डिस्कोर्स की बात करें, तो उसमें एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट मुद्दा भी है, जो आने वाली गवर्नमेंट में आपको यूसीसी से रिलेटेड प्रोविजंस देखने को मिल सकते हैं, यूसीसी से रिलेटेड लॉज देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो जजमेंट है हमें यूसीसी से और दूर लेकर जा रहा है, एक सेक्युलर एक्ट से हमें पर्सनल लॉ की तरफ लेकर जा रहा है। नेक्स्ट क्या है इसके इम्प्लीकेशन, इट कुड ड्राइव द रिलीजियस कन्वर्जन टू सोलेमनाइज द मैरिज। जो मैंने बात कही थी, इस जजमेंट के कारण जो लड़कियां हैं उन्हें करना पड़ेगा कन्वर्जन, अदरवाइज जो है जो मैरिज होगी वो वैलिड नहीं होगी। तो ये बेसिकली हमारे इस जजमेंट के इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, फार रीचिंग इम्प्लीकेशन और बहुत खतरनाक इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। इसको ज़रूरत है कि इसे चैलेंज किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, और तुरंत इसे नल एंड वॉइड किया जाने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ऑफकोर्स ये होगा भी, अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो इसे नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल था। होपफुली ये आर्टिकल आपको पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक यू, एंजॉय।